शिवराज जी चौहान जी आए हैं, उन्होंने कई आरसपुरा के क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की या फसलों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी उस पर जो है बातचीत की जा रही है। लेकिन जम्मू पूरा इंतजार कर रहा है कि फ्लड विक्टिम्स जो इंतजार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पैकेज अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ। में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रूप में खुद भी आ रहे हैं। अच्छा, वो भी आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये पूरा जायजा एक ब्रॉडर लेवल पे लिया जाएगा फिर एक वन गो में ही इसको अनाउंस किया जाएगा। और पूरी रिपोर्ट तो कह रहे हैं 4 दिन में जो है चली जानी थी। डीवकाम और नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैप्टन जो है उनकी मीटिंग हुई है। डीवकाम ने कहा कि 4 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट चली जाएगी। नहीं ऐसा ना, उसके बाद पैकेज अनाउंस। हरमीत जी अभी ऐसा नहीं है। ये तो मीडिया में है। अगर रिपोर्ट 4 दिनों में चली जाती तो कल जब केंद्र से मंत्री आए क्या करने आते हैं कि जिस तरह से औरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का और जिस तरह से उनकी बाकी सभी देशों के साथ जिस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, इट इज द टाइम कि मोदी जी 75 साल की इस एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं या लेनी चाहिए। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं लगता। किस तरीका तो है, परिवर्तन तो होता ही है। आपको लगता है कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस प्रधानमंत्री के चेहरे से हटते हैं, एक सवाल है क्योंकि परिवर्तन तो होगा, किसको देखते हैं? आवाज आती है, कई बार बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है वो देखते हैं, या अमित शाह जी को देखते हैं, या नितिन गडकरी जी को देखते हैं। आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ओरा है वो योगी जी या अमित शाह जी या नितिन गडकरी जो है उसको टेक ओवर कर पाएंगे? सोशल मीडिया पर यह भी बात रहा कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, तो उस देश के साथ जब हमने सब कुछ नाता तोड़ दिया, हमने पानी बंद कर दिया, हमने जो है ट्रेड बंद कर दिया, हर एक तरह का हमने उनसे नाता तोड़ दिया, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? बट समटाइम्स कुछ ऐसी ही सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर ये इस पर कॉल लेनी थी। आज जब बात आती है कि पर्सनल लेवल पर कि क्रिकेट मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्वयं रूप में मेरा एक पर्सनल बयान है, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल बयान है, इसको पार्टी के साथ ना जोड़ो, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। कह रहा है वो बंदा वो ये भी बंदे जो जिन लोगों की 26 लोगों की जान गई, उनकी पत्नियां भी जो ये कह रही हैं कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्या है। जब हमने बातचीत ही बंद कर दी, हमने उस देश के साथ सब चीजें बंद कर दी, तो मैच खेलने के लिए इतनी मजबूरी क्या है कि मैच खेलना ही खेलना है? क्या बीसीसीआई को वो पैसा ज्यादा जरूरी है? क्या एआई जो बोलते हैं आईसीसी या एआईसीसी जो है, जो उनके चेयरमैन हैं, क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती किसी को जो है मैच खिलाया जा सकता है? हरमीत क्या पता कैसी परिस्थितियां में रही होंगी, क्योंकि हमसे भी बहुत बड़े विद्वान लोग ऊपर बैठे हैं, क्या पता किस तरीके की कॉल। आपको लगता है गौरव जी जब ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपको लगता है लेजेंड लीग हुई, बड़े बड़े लेजेंड्स है जो क्रिकेट के, उन्होंने सेमीफाइनल में वो ट्रॉफी को लात मार दी, पाकिस्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए दे दिया कि इन्होंने हमारे पहलगाम के अंदर इन्हीं के आतंकवादी संगठन थे जिनकी वजह से हमारे 26 लोगों की जान गई। ये युवराज सिंह का, हरभजन सिंह का ये बयान है वीरेंद्र सहवाग के, हम मैच नहीं खेल सकते इनके साथ। आपको लगता है जब लेजेंड्स जो है जिनको आज की मैन इन ब्लू टीम जो है जो फॉलो करती है, उनको अपना आदर्श मानती है, आइडल मानती है, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आज की टीम जो कह रही है नहीं हम खेलेंगे, और जिस तरह का मैच के अंदर देखा, फिर बाद में ये परसेप्शन बनाया गया कि ये हाथ नहीं मिलाएंगे, ये जो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की। अभी 31 कल जो है फिर एक मैच जो है होने वाला है, और अगर पैसे की बात नहीं है, बीसीसीआई ने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया कि ये जो जीत है ये हम पहलगाम के विक्टिम्स को जो है देते हैं। अगर जो रेवेन्यू आया है वो उनके लगा दे, देखिए पैसा दे दे, स्पेड दैट नीड्स अ करेज। सच को सच बोलना चाहिए। एक अनोखा मूवमेंट हुआ है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का, आप आपस में एक साथ हुए हैं, और दोनों का ये है कि भाई दोनों में अगर कोई भी देश जो है हम पर अटैक करता है, तो अगर अब किसी ने सऊदी अरबी पे किया तो पाकिस्तान भी उसको अपना दुश्मन बनाकर अटैक करेगा, पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदी अरबिया मिलकर करेगा। पाकिस्तान इस चीज को लेकर एक बड़ी अचीवमेंट समझ रहा है। आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है? पाकिस्तान जो यूफोरिया पूरा हर जगह दिखा रहा है कि हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो सही माने पर ये जो पूरा म्यूचुअल जो एक स्ट्रेटेजिक जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसको एक बड़े ब्रॉडर वे में देखने की जरूरत है। 14 में एक गार्डियन पेपर की एक स्टेटमेंट थी कि क्या पाकिस्तान अपना परमाणु, अपना न्यूक्लियर वेपन, अपनी न्यूक्लियर वापस देगा, जिसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया से हुई थी, क्या सऊदी को वापस देगा? जो नेशनल हाईवे NH-44 है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस नेशनल हाईवे को स्मूथली जो है वो 60 किलोमीटर का जो बाली नाला और थ्राड का जो उधमपुर का जो एरिया पड़ता है, 60 किलोमीटर का अगर स्ट्रेच अगर खराब है, अगर उसको वो नहीं सही कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे दें। हमें पहले भी हम इन त्रासदियों से गुजरते आए हैं और साल होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कब ऑन करोगे कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है? आप हमेशा बोलते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है। टोल बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू में एक और टोल जो है नया लगने वाला है। हालांकि हमने सोहांजना में देखा, फिर अखनूर रोड में एक टोल जो है वो देखने को मिला, जो अखनूर के पास जो देखने को मिला। कल एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि सांबा के सुपवाल में जो है एक नया टोल प्लाजा जो है लगने वाला है। आपको लगता है वो 60 किलोमीटर का वो डिस्टेंस लखनपुर से सुपवाल का वो कर पाएगा पूरा? और फिर वही नितिन गडकरी का वो बयान कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई टोल होता है तो वो नाजायज़ होता है।
और जम्मू में कितने नाजायज टोल हैं और क्यों चल रहे हैं, और केंद्र सरकार इस पर सवाल क्यों नहीं करती। नितिन गडकरी जी इस पर कल कहाँ पर ये चल रहा है क्या? सांबा के सुपवाल में ये खबर भी चल रही है। सीरियसली हरमीत जी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल। अवेयर की बात नहीं है, अगर नहीं, होता है तो सही है, गलत है, नहीं, सवाल नहीं, ये है। नहीं, डिस्टेंस जो जो एक तो मापदंड बने उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जम्मू के अंदर काफी मुद्दे जो है इस समय चल रहे हैं, चर्चाएं काफी तेज है, और सवालों के पिटारे में कुछ सवाल लेकर आज हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव गुप्ता जी के पास आए हैं यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि जो सवाल पूछेंगे, पहले भी जितने हमने इंटरव्यू किए हैं, गौरव जी ने हर सवाल को जो है बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही निष्पक्षता से हर एक सवाल का जो है वो जवाब दिया है। इसी उम्मीद से आज फिर कुछ सवाल पूछने वाले हैं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जम्मू में जो फ्लड आया, उस फ्लड को लेकर आज भी लोग जो है वो नज़रें जो है वो केंद्र सरकार पर रखे हैं। कल भी आरसपुरा में केंद्रीय मंत्री जो है शिवराज जी चौहान जी आए हैं, उन्होंने कई आरसपुरा के क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की या फसलों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी उस पर जो है बातचीत की जा रही है। लेकिन जम्मू पूरा इंतजार कर रहा है कि फ्लड विक्टिम्स जो इंतजार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पैकेज अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हर किसी की निगाहें इस में इसी टॉपिक पर है कि पैकेज जो है फुल फ्लैश तरीके से ऐलान क्यों नहीं हुआ। 910 वो पीछे आया आंकड़ा 910 करोड़ का, पर फिर भी स्टिल मैं थोड़ा आपको प्राइस भी कर दूं, और जायजा पूरा एक लिया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि ये जो फ्लड्स आए, मतलब कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस लेवल की त्रासदी हो जाएगी, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हो जाएगा। बहुत कुछ हुआ, और आज भी मतलब लोग जो हैं सही माने पर पटरी पे आ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, सच है। और कितने लोग बर्बाद हो गए, और कितने जो खासकर जो बैंक्स की तरफ बिल्कुल थे, और जिस तरीके का प्रभाव या पुरानी बिल्डिंग, मतलब बहुत सी एक सबसे त्रासदी, बड़ी बात है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को बड़ा नुकसान हुआ। 100% ऐसी त्राम त्राम मच गई हर जगह, जिसमें एवरीबडी वाज अफेक्टेड एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि एक ना बड़े स्तर पर अभी पूरा एक जायजा लिया जा रहा है टोटल नुकसान का। आपने कल भी देख लिया, जैसे हमारे वहां से केंद्र के मंत्री शिवराज चौहान जी आए थे, और अभी के चैनल में बोलने जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रूप में खुद भी आ रहे हैं। अच्छा, वो भी आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये पूरा जायजा एक ब्रॉडर लेवल पे लिया जाएगा, फिर एक वन गो में ही इसको अनाउंस किया जाएगा। और थोड़ी सी पेशेंस मुझे लगता है कि अभी लेनी मतलब और करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी स्पेशली, क्योंकि अभी एक ऐसा है ना कि पार्ट वाइज पूरा सर्वे चल रहा है कि विपक्षी दल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 2014 में जब कश्मीर में फ्लड आया तो महज 4-5 दिन के अंदर ही जो है 80,000 करोड़ का पैकेज जो है वो कश्मीर को दे दिया गया, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी जो है वो जल्द से जल्द हो गया। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर जितनी तबाही हुई थी फ्लड की 2014 में, तब भी उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, केंद्र में जो है मोदी सरकार थी, वहाँ पर जल्दी जो आ गया। यहाँ पर जम्मू में अब 1 महीने से ज़्यादा बीतने वाला है, देरी क्यों? और पैकेज, क्या जम्मू की तबाही ज्यादा हुई है तो पैकेज ज्यादा आएगा या किस तरह का आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू करेक्ट यू, जो तब 2014 में जो 80,000 करोड़ का बोलते हैं ना कि जो अनाउंसमेंट हुई थी 4-5 दिनों में नहीं हुई थी, थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ आपको, आप देख लेना। उसकी अनाउंसमेंट भी पूरी असेसमेंट के बाद 5-7 महीनों के बाद ही हुई थी, फिगर्स चेक कर लीजिए। दूसरा है कि पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि विपक्षी पार्टी का क्या, इस समय बताओ ना, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का यही काम है कि किसी ना किसी तरीके अपोज करना सारी चीज को। पर आज ये भी उनको समझना चाहिए, ये ऐसी त्रासदा आई जिसमें कोई भी बचा नहीं। इतना बड़ा मतलब एक बड़ा किसी ने भी इस तरीके का तबाही का मंजर किसी ने सोचा भी नहीं था, और अनबिलीवेबल था, अनइमेजिनेबल। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई इसको इमेजिन इस तरीके की तबाही हो जाएगी। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा भी और इंतजार करना पड़ेगा। पूरी एक बड़े लेवल पर रिपोर्ट तैयार हो रही है, और पूरी रिपोर्ट तो कह रहे हैं 4 दिन में जो है चली जानी थी। डीवकाम और नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैप्टन जो है उनकी मीटिंग हुई है, और डीवकाम ने कहा कि 4 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट चली जाएगी। नहीं, ऐसा है ना, उसके बाद पैकेज अनाउंस। हरमीत जी अभी ऐसा नहीं है, ये तो मीडिया में है। अगर रिपोर्ट 4 दिनों में चली जाती तो कल जब केंद्र से मंत्री आए, क्या करने आते हैं फिर यहाँ पे? इसका मतलब असेसमेंट हो गई है, स्टिल असेसमेंट इज गोइंग ऑन। अभी भी असेसमेंट पूरा बड़ा जायजा लिया जा रहा है कि एट वन गो में इसको फिर पूरा। एलओपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने उसमें ये कहा कि जब अमित शाह जी आए थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी राजभवन में, और हमने फसलों को लेकर ये कहा कि फसलों में जो तबाही हुई है
उन्होंने कहा कि फसलों में जो मिट्टी का जो गारा आया हुआ है वो हमने ये कहा कि वो खुद ही जो है वो साफ कर लें और फसलें जो हैं वो बेच भी खुद दें ताकि फ़ायदा उनको जो है मिल जाए। आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है कि फसलों में अगर कोई मिट्टी फंसी है उसको साफ करके वो बिक जाएंगी? मुझे तो लगता है वो मैं खत्म ही आपको होगी बता रहा हूँ, फसलें। अगर उस लेवल की असेसमेंट उन्होंने की है और कहीं ना कहीं पर अगर हमारे एलओपी, अगर सुनील शर्मा जी ने अगर कोई बात रखी है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अगर कुछ देख सुन के की होगी, ऐसा तो नहीं है कि हवाई फायर की लोगों का नुकसान हो। ऐसी आपदा जो कि कभी किसी ने सोची नहीं थी, तो अगर इस पे भी उन्होंने पूरा संज्ञान, पूरा कॉग्निजेंस लिया होगा, कुछ सोच समझ के बात आपको बोली लगता है जो होगी। केसीसी लोन या इस पे किसानों को जो है कंपनसेट जो है वो पैकेज उनको लिए अलग जो है वो हाँ, देना चाहिए? मेरे को 100% लगता है, मैं पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, थोड़े दिन वेट कर लो जल्दी एंड होगा इट ये। विल अनाउंस्ड 100%। ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज होगा। नजरअंदाज मतलब आप कर ही नहीं सकते, आपके सामने ही आप स्वयं उसका पाड़ते, हम उसका पाड़ते, हम सब देख रहे थे। या तो ऐसा होना कहीं पर कुछ हो गया पता नहीं चला, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो पूरे सबने देख लिया। थोड़ा सा वेट कर लो, जल्द ही जो है प्रधानमंत्री जी 100% गौरव अनाउंस जी ने ये भी करेंगे। बताया कि यहाँ पर कल केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी आए थे और किसानी नेता रहे हैं, कृषि मंत्री हैं वो। जुड़े हुए उम्मीद है जमीनी जड़े। जमीनी जड़ से जुड़े हो, उन्होंने वहां पर किया भी है। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे जल्दी, और जल्द ही जो जम्मू कश्मीर में पैकेज को लेकर जो बात की जा रही है, रिलीफ पैकेज को लेकर, उस पर जो है वो काफी जो है वो बातचीत जो है होगी। सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मोहन भागवत जी का एक बयान था और 75 साल जो है वो प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए। सोशल मीडिया पर एक ये सवालों का एक पिटारा ये खुल गया है कि 75 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो रिटायरमेंट जो है वो ले लेंगे और नए प्रधानमंत्री देश को जो है वो मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से औरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और जिस तरह से उनकी बाकी सभी देशों के साथ जिस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, इट इज़ द टाइम कि मोदी जी 75 साल की इस एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं या लेनी चाहिए? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं लगता मुझे। किसी ने, नो वन हैज इमेजिन्ड एक्चुअली कि 11 साल पहले एक व्यक्ति स्वयं रूप से आएगा और आज भारत की जो पूरा डंका पूरे विश्व में बज रहा है। मानो आज कहां से कहां पर भारत की छवि कहां से कहां चली गई। और रही बात दूसरी मोहन भागवत जी की, अभी आपने बात की कि 75 साल में रिटायर, कहीं पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी स्वयं इतना काम वो खुद कर रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो खुद फिजिकली भी 75 साल के हेल्दी हैं। फिट है, सब कुछ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, अभी तो और उनको आगे चलना है। और जिस एक पूरी कूटनीति पे नजर रखते हुए, जिस एक पूरी एक क्षमता के साथ अपना आज भी वो काम कर रहे हैं, तो भारत का कद तो आज कहां से कहां चला गया। ये गौरव जी ये आज सवाल। सुनो, आज सुनो, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि आप सबसे बड़ी तेजी गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि आज आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री की, डिफेंस में आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। आप, किसी ने सोचा था ये सब? किसी ने नहीं सोचा था। पीछे क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, सबने बड़े बड़े दावे कर दिए जी, इतनी ग्रोथ आएगी, इतनी ग्रोथ आएगी, 6%, 7.8 के वो आंकड़े आए। आज भारत जाग चुका है। एंड यू मार्क माई वर्ड्स, विकसित भारत का स्लोगन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2023 में 15 अगस्त को जो लाल किले से जब आह्वान किया था ना, मानो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। पूरा भारत आज 140 करोड़ की जनता उनके साथ लग गई है। और आज लगता नहीं है कि ये वो सही समय है। जितनी मजबूती से, जितनी क्षमता से आज वो काम कर रहे हैं, पूरे भारत को एक अलग मोड़ पर, एक नए मकाम पर लेके। किसी ने सोचा था चंद्रयान पे जाकर आपको लगता है प्रकृति का एक एक तरीका तो है, परिवर्तन तो होता ही है। नहीं, आपको लगता है कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस प्रधानमंत्री के चेहरे से हटते हैं, एक सवाल है क्योंकि परिवर्तन तो होगा, किसको देखते हैं? आवाज आती है, कई बार बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है वो देखते हैं, या अमित शाह जी को देखते हैं, या नितिन गडकरी जी को देखते हैं। आपको लगता है जो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ओरा है वो योगी जी या अमित शाह जी या नितिन गडकरी जो है उसको टेक ओवर कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये ऐसा सवाल है जिसपे इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। और पर जो फिलहाल आज जो वर्तमान काल में जो आप देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं पर ब्रेक लगने वाली है। क्योंकि जिस क्षमता के साथ, जिस लगन के साथ एक पूरे पूरे भारत की, मैं संपूर्ण भारत की बात करूं, एक पेट्रियाटिज्म की बात करूं, जब हम एक फीलिंग की बात करते हैं, पेट्रियाटिज्म की बात करते हैं, एक नई दिशा पूरे भारत को आज दे दी। और आज भारत आज एक संयुक्त तरीके से इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहा है। मानो आज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
और सब कनेक्टेड है और सब भारत को आज अगली तरफ देख रहे हैं कि भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। आप जब पेट्रोटिज्म की बात करते हैं, पीछे एक बड़ा विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पर बात करता रहा और केंद्र सरकार को उन्होंने कटघरे पर खड़ा कर दिया इस चीज को लेकर। खासकर उस बात को मोदी जी के एक बयान को लेकर जो है इंक्लूड कर दिया। आपको मैं बयान पहले वो बात याद दिला देता हूं। मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर यह विवाद रहा कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, तो उस देश के साथ जब हमने सब कुछ नाता तोड़ दिया, हमने पानी बंद कर दिया, हमने जो है ट्रेड बंद कर दिया, हर एक तरह का हमने उनसे नाता तोड़ दिया, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? सही माने पर अगर क्रिकेट मैच की बात करो तो अगर पहलगाम का इंसिडेंट आपके सामने था, पूरा देश एक सदमे में था और किसी ने सोचा भी नहीं था। बट समटाइम्स कुछ ऐसी ही सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर ये इस पर कॉल लेनी थी। आज जब बात आती है कि पर्सनल लेवल पर कि क्रिकेट मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्वयं रूप में मेरा एक पर्सनल बयान है, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल बयान है, इसको पार्टी के साथ ना जोड़ो, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। पर अब मैच हुआ, अब somebody has questioned me, आप इसको एक इंटरनेशनल स्तर पर देखो, कुछ मजबूरियां, बायलैटरल 1-to-1 एक ही श्रृंखला है, वो तो कोई नहीं खेल रहा। अब मेरा अपना एक पर्सनल एक इसमें ओपिनियन था कि क्या पता उनके जहन में ऐसी क्या एक माहौल वहां पर बना हो कि जहां पर एक मल्टी लेवल पर कई टीमें वहां पर आ गई और वहां पर क्रिकेट मैच खेलने चली और खेलने लगी। अब मैं बता रहा हूँ कि हम तो आप अपने पर्सनल लेवल पर कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। मैं तो एक जनरल एक पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल वो आज जो आप ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया की तरफ से आप जो बोल रहे हैं कि मेरा पर्सनल है कि नहीं होना चाहिए, नहीं मेरा आज हर कोई बंदा कह रहा है, वो बंदा वो ये भी बंदे जो जिन लोगों की 26 लोगों की जान गई, उनकी पत्नियां भी जो ये कह रही हैं कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्या है। जब हमने बातचीत ही बंद कर दी, हमने उस देश के साथ सब चीजें बंद कर दी, तो मैच खेलने के लिए इतनी मजबूरी क्या है कि मैच खेलना ही खेलना है? क्या बीसीसीआई को वो पैसा ज्यादा जरूरी है? क्या एआई जो बोलते हैं आईसीसी या एआईसीसी जो है, जो उनके चेयरमैन हैं, क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती किसी को जो है मैच खिलाया जा सकता है? हरमीत जी ऐसा है कि या सिर्फ रेवेन्यू की बात? नहीं, रेवेन्यू मैं तो कभी सोचता नहीं। रेवेन्यू जब देश हित की बात आती है और राष्ट्र जब देश हित की बात आती है तब तो मैच होना ही नहीं चाहिए। सुनो ना मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा पुनः रिपीट करूंगा। क्या पता ऐसी क्या परिस्थितियां थी। आज देखो, आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती है ना बाहर, जब बड़ी बड़ी, चाहे आप फिर एससीओ की बात करो, सारा नेशन इकट्ठे होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कई मीटिंग्स होती हैं, जैसे क्या पता कैसी परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि हमसे भी बहुत बड़े विद्वान लोग ऊपर बैठे हैं, क्या पता किस तरीके की कॉल उस तरह। आपको लगता है गौरव जी, जब ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपको लगता है लेजेंड लीग हुई, बड़े बड़े लेजेंड्स थे जो क्रिकेट के, उन्होंने सेमीफाइनल में वो ट्रॉफी को लात मार दी, पाकिस्तान को फाइनल मैच खेलने के लिए दे दिया कि इन्होंने हमारे पहलगाम के अंदर इन्हीं के आतंकवादी संगठन थे जिनकी वजह से हमारे 26 लोगों की जान गई। ये युवराज सिंह का, हरभजन सिंह का ये बयान है वीरेंद्र सहवाग के, हम मैच नहीं खेल सकते इनके साथ। आपको लगता है जब लेजेंड्स जो हैं, जिनको आज की मैन इन ब्लू टीम जो है जो फॉलो करती है, उनको अपना आदर्श मानती है, आइडल मानती है, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आज की टीम जो कह रही है नहीं हम खेलेंगे, और जिस तरह का मैच के अंदर देखा, फिर बाद में ये परसेप्शन बनाया गया कि हाथ नहीं मिलाएंगे, ये जो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की। अभी 31 कल जो है फिर एक मैच जो है होने वाला है, और अगर पैसे की बात नहीं है, बीसीसीआई ने एक छोटा सा एक ट्वीट कर दिया कि ये जो जीत है ये हम पहलगाम के विक्टिम्स को जो है देते हैं, अगर जो रेवेन्यू आया है वो उनके लगा दे, उनके देखिए, पैसा दे दे, स्पेड दैट नीड्स ए करेज। सच को सच बोलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी वही रिपीट यही चीज की कि मैच होना एक मेरा पर्सनल, मेरा ओपिनियन जो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। दूसरा, अगेन हरमीत जी, बियॉन्ड इमेजिनेशन हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि पता नहीं क्या परिस्थितियां हैं या क्या था, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, क्या पता कैसा प्रेशर था या क्या था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर जो चीजें हैं क्लियर हैं कि मैच मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता, छोड़ दो ना। चलिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं। अभी बीच में एक जियोपॉलिटिकल, क्योंकि आप हमेशा जियोपॉलिटिकल में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जियोपॉलिटिकल एक सवाल देखते हैं। जिस तरह से एक बहुत एक अनोखा मूवमेंट हुआ है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का, आप आपस में एक साथ हुए हैं,
और दोनों का ये है कि भाई दोनों में अगर कोई भी देश जो है हम पर अटैक करता है, तो अगर अब किसी ने सऊदी अरबी पे किया तो पाकिस्तान भी उसको अपना दुश्मन बनाकर अटैक करेगा, पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदी अरबिया मिलके करेगा। पाकिस्तान इस चीज को लेकर एक बड़ी अचीवमेंट समझ रहा है। आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है? पाकिस्तान जो यूफोरिया पूरा हर जगह दिखा रहा है कि हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो सही माने पर ये जो पूरा म्यूचुअल जो एक स्ट्रेटेजिक जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसको एक बड़े ब्रॉडर वे में देखने की जरूरत है। और अभी तक तो इतना ही पता है कि पता चला है कि मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, या अगर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें, या हम इसमें लॉजिस्टिक एक्सेस की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट साइन हुआ है। ये 79 में भी हुआ, 82 में भी हुआ, फिर उसके बाद 84 में भी हुआ, ईरान और इराक की जब जब वॉर हुई तब भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक ऐसा जो है कि आज पैक्ट साइन हुआ है, कभी नहीं किसी ने पहले किया। 1971 में जब जब भारत की जंग हुई थी, तो उस समय भी आपको याद होना चाहिए इंडिया और रशिया के बीच में भी हुआ था। फिर आपको याद होना चाहिए कि फिर वहां से अमेरिकन जो वॉरशिप्स थी बे ऑफ बंगाल से कैसे आ गई थी, तो रशिया ने इंटरवीन कर दिया था। शॉर्ट में सिर्फ आपको बताऊंगा क्योंकि ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है और इसके लिए काफी समय चाहिए। मैं शॉर्ट में 3 संभावनाएं इसमें बता सकता हूँ। एक तो है कि जैसे ये पूरा हुआ कैसे, ये सारी चीजें सामने कैसे आई। एक तो इजराइल ने जब आपका कतर पे दोहा में जब अटैक किया, और इजराइल क्लियर कट बोलता है जहां पर हमास होगा हम अटैक करेंगे। और हमास तो आज यूए में भी हैं, हमास के लोग तो आज सऊदी में भी हैं, फिर पाकिस्तान में भी हैं। तो एक अब कतर में जब बात आती है, कतर दोहा में हो गया, तो हर एक बंदा इस तरीके सोचता है कि सेंट्रल कमांड, जिसको हम सेंटर कॉम बोलते हैं, वो तो अमेरिका का स्वयं दोहा में है। अब वो भी सिक्योरिटी नहीं रही। इस जितने मिडिल ईस्ट जितने नेशंस हैं, जिनको लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मैं उसको वेस्ट एशिया बोलता हूँ, इसकी जितनी अरब कंट्रीज हैं सब इकट्ठी होगी। इन्होंने बोला नेटो की तरह हम भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि नेटो में आपने देखा होगा 32 नेशंस जब जुड़ जाए इकट्ठे एक इनका पैक्ट साइन है। और उसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 5 32 नेशंस का पैक्ट ये है कि कोई भी किसी कंट्री पे अगर अटैक हुआ, समझेंगे 32 के 32 कंट्रीज पे अटैक हो गया। एक पहलू ये आ गया कि एक अरब जो है एक नेटो की तरह एक पूरा अपना पूरा 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 इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने एंड पर सोचते हैं कि आज अमेरिका यहाँ पर कतर में, जहाँ पर सेंट्रल कॉम, वहां पर उनका सेंट्रल कमांड, जहाँ पर उनका मेन दोहा में है, तो वहां पर भी हो गया, तो नोबडी इज सेफ। नंबर 1 इकट्ठे हो गए। अब की जितने इस्लामिक जितने नेशंस देखो, न्यूक्लियर सिर्फ पाकिस्तान के पास है, न्यूक्लियर सिर्फ पाकिस्तान के पास है। एक पहलू तो ये हो गया कि अरब नेटो की तरह एक अपनी बॉडी बना रहे हैं पूरे बड़े लेवल पे इस तरीके से। दूसरा पहलू संभावनाएं बोल रहा हूँ, आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं पक्का नहीं बोल रहा क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट बाहर आ रहे हैं, संभावनाएं जो है। दूसरा पहलू सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो सुनने वाला है, इफ यू रिमेंबर 1974 में जब भारत ने अपना परमाणु का पहली बार जब अपना परीक्षण उस समय पोखरा में किया था, 1971 में ये भूखे नंगे पाकिस्तानियों को हराया था। ये बुरी तरीके टूट गए हुए थे, और इन्होंने कभी, और इनको चुल बच गई थी उस समय भी, इनको माइंड में आ गया कि भैया भारत ने तो 1974 में अपना 1974 में अपना परमाणु का भी अपना न्यूक्लियर का टेस्ट भी कर लिया, हम तो पीछे रह गए। उस समय पाकिस्तान ने जो उस समय क्या किया था, इनको लीबिया और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी फंडिंग हुई थी कि आप भी अपना यहाँ पर एक प्रोग्राम को, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्टअप चालू करो। सही माने पर उस समय अगर याद होगा, लीबिया में उस समय गद्दाफी थे, तो वो और सऊदी अरेबिया उसमें मेजर स्टेक होल्डर था। और अगर इसमें और डेप्थ पे जाएंगे ना, एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर जो है वो मुझे कंप्लीट तो करने दो। तो आज पाकिस्तान जो, अगर आपको याद होगा 2014 में एक गार्डियन पेपर की एक स्टेटमेंट थी कि क्या पाकिस्तान अपना परमाणु, अपना न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी न्यूक्लियर वापस देगा, जिसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया से हुई थी, क्या सऊदी को वापस देगा? ऐसी बात भी चली थी कि शायद वापस भी दे सकता है। तो सऊदी अरेबिया अपने उस चक्कर में है कि सिक्योरिटी कहीं पे रही नहीं, अमेरिका प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा, अपने वो चाहता परमाणु किसी ना किसी तरीके वापस लूं। और इस पैक्ट को साइन करने के बाद केवल भूखे नंगे पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। अब सिर्फ बात ये आती है कि पाकिस्तान के पास जब हाथ में कुछ नहीं है, उसके पास देने को क्या है? उसके पास देने को है अपना परमाणु, उसके पास देने को है अपनी सेना। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया की बात करो, एक रॉयल फोर्स है उनकी, वो थोड़ी चढ़ाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आज भी हुथीस के साथ, ईरान के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, बहुत ज्यादा मजबूती उनकी जंग ऑन है।
तो वहाँ पे यूतीज हैं। अब वो रॉयल फोर्स और वो सऊदी अरेबिया चाहता है कि इन भूखे नंगों को हमने इतना कर्जा इतना कुछ दिया हुआ है, ये तो भिखारी हैं, इनको तो भीख चाहिए, और इतना कुछ इनको बांटा हुआ है। और यहाँ से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, साथ ही में उनका फिर आर्मी का जनरल असीम मुनीर, दोनों जाते हैं कटोरा लेकर, बताओ करना क्या है। बोलते हैं पैक्ट साइन करते हैं, पैक्ट साइन करते हैं, उस पैक्ट में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर शेयरिंग, और साथ में और ये पूरी जो इनकी आर्मी जो जिसको बोलते हैं मर्सनरी आर्मी, इसको इस्तेमाल करेंगे, मरवाएंगे उनको। इनकी तो अपनी रॉयल फोर्स, इंडिया किस तरीके से सर सुन लो ना, पूरा वही बता रहा हूँ। वो अपनी रॉयल फोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इधर से सोल्जर मंगाएंगे पाकिस्तान के, वो मरवा देंगे वहां पर यूएई में, क्योंकि वहां तो युद्ध लगा हुआ है। वहां पर यूथीस के साथ इनका तो रोज का रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये बेवकूफ बन गए, ये बड़े खुश हो रहे हैं, हमने बड़ा भारी पैक्ट साइन कर लिया। कौन सा पैक्ट साइन कर लिया? आपने अपनी फोर्सेस भी वहां पर दे दी आपने, समझ लो कि आपके इतना ज्यादा डेट में थे, आपने अपने फोर्सेस भी गिरवी रख दी, अब आप अपना न्यूक्लियर भी वापस उनको दोगे, जो कि उन्हीं का था, इनका नहीं है। एक मूव ये भी आपको लगता है पाकिस्तान जो ये चीजें जो इस समय में अगर हम आम भाषा में बोले तो जिस तरह से ये फूफा मार रहा है, कुछ तो नहीं, ये इंडिया को क्या दिखाना चाहता है? क्या दिखाएगा इंडिया को? ये अभी एक नैरेटिव सेट कर रहा है, कुछ नहीं है। सही माने में सऊदी ने अपने ही न्यूक्लियर वेपन जो उस समय फंडिंग की थी, आज किसी ना किसी तरीके वो वापस ले रहा है, सीधी वापस ले रहा है, वो तो क्लियर कट दिख रहा है। और इफ यू रिमेम्बर हरमीत जी, अगर आपको याद हो 1977 में या 78 में, उस समय मुरादी देसाई हमारे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर, मुरादी देसाई हमारे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय स्वयं इजराइल ने कहा था हम पाकिस्तान के क्वेटा में अटैक हम करने की परमिशन दी जाए, पर देसाई साहब ने उस समय डिनाइल कर दिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था उनको करने। इसको वो एक गलती की थी उन्होंने, महाराजी देसाई ने उस समय गलती की थी, इसको उसी समय इनको खत्म कर देना था जहां पर इनका न्यूक्लियर का ये अपना प्रोग्राम की तैयारी में थे। तो ये भी चीजें मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ कि हमें अपना इतिहास जरूर पता होना चाहिए। दूसरी नंबर तीसरी बात आती है, आज इस साजिश के पीछे एक और चीज बड़ी आती है, क्या पता तीसरी जो बात, पहली आ गई अरब नेटो जो बात की, दूसरी बात की कि सऊदी अरेबिया का ही दिया गया सब कुछ इनको, ये सब कुछ दिया। अब ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता था, बोला आओ किसी शेप में पैक्ट साइन करते हैं। और सऊदी अरेबिया और इंडिया के बहुत अच्छा रिलेशन है, आज भी इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा वहां पर, आज भी $60 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और आज भी 90,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है। और पिछले 7 इनकी मीटिंग हुई अगस्त के महीने में, इंडिया और सऊदी अरेबिया की डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट एक साइन किया इन्होंने इक्विपमेंट को लेकर। तो ये बकवास है सब कुछ। तीसरी जो विशेष तौर पे बात बोलने जा रहा हूँ, आज यूएस को देखो, ये यूएस अभी बड़ा आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है कतर और यूएई भी इनके साथ पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट साइन कर। रीजन उसके पीछे ये है कि जब इन्होंने अरब नेटो वाला अपनी मीटिंग कॉल की, स्ट्रेटेजिक मीटिंग कॉल की, उसमें सारे नेशंस आ गए, जबकि उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लिया। पाकिस्तान को इसलिए किया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इसी के पास था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि क्या पता इसके पीछे यूएस भी हो सकता है, संभावना है यूएस भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह बात चल रही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके डी न्यूक्लियराइज किया जाए, इनको डी न्यूक्लियराइज किया जाए आस्ता आस्ता। अगर पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए तो एक और नया मौका है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, जो सऊदी भी वॉच कर रहा है, पाकिस्तान में खुद इटसेल्फ देखो आज क्या चल रहा है, डिस्ट्रक्शन चल रही है। टीटीपी तारीके तालिबान की अगर बात करो, या अब हकानी ग्रुप का परसों जो उन्होंने इन पर फतवा जाहिर कर दिया, या फिर आप बलूचिस्तान प्रांत की बात करो या खैबर पख्तूनख्वा लगातार पाकिस्तान पर अटैक चल रही है, अगर खुद खत्म है, बटे हुए हैं ये दोनों। तो वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो गए वहां पर जाकर सब कुछ अपनी बात बूत करने, पर ये गिरवी रखकर आ गए अपने, वहां पर अपने सोल्जर्स को भी मरवा देंगे और अपना ये न्यूक्लियर का प्रोग्राम भी। सही हकीकत ये है, आप देखते हैं आगे जाने में होता क्या है। ये आगे जियोपॉलिटिकल का टॉपिक है और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इसमें, और मजा भी आता है इनसे जब हम जियोपॉलिटिकल के बात को लेकर करते हैं। ये बड़ा एक मूवमेंट है जिसमें पाकिस्तान जो है अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह गौरव जी ने इन्फॉर्मेशन दी, और मैं चाहूंगा आप सब इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें और ध्यान से सुने भी इसको, कि क्या पाकिस्तान के इस सऊदी के जो इन्होंने साइन किया है इम्पैक्ट साइन, उससे इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की और दुर्दशा होगी, और हिंदुस्तान जब वो डी न्यूक्लियराइज अगर पाकिस्तान हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए कई ऐसे तरीके खुल जाएंगे पाकिस्तान की बोलती बंद करने के लिए। सवालों को पिटारे को थोड़ा सा आगे और लेके जाता हूं।
नेशनल हाईवे को लेकर बात करते हैं। आज नेशनल हाईवे पे हजारों ट्रक जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड है। फूड ग्रोवर्स के फ्रूट्स जो हैं वो सब खराब हो चुके हुए हैं। 20-20, 25-25 दिन हो गए हैं वहां पर ड्राइवर्स जो खड़े हैं, ओनर्स गाड़ियों के मालिक जो हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं हम ना बैंक की किस्त दे पाएंगे, ना तनख्वाहें किस तरह से निकलेंगे। ड्राइवर्स खुद अपनी जेब में से पैसे लगाकर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो है आया पिछले दिन, उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल हाईवे NH-44 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस नेशनल हाईवे को स्मूथली जो है वो 60 किलोमीटर का जो बाली नाला और थराड का जो उधमपुर का जो एरिया पड़ता है, 60 किलोमीटर का अगर स्ट्रेच अगर खराब है, अगर उसको वो नहीं सही कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे दें। हमें पहले भी हम इन त्रासदियों से गुजरते आए हैं और हमने इतने दिन कभी जो है नेशनल हाईवे बंद नहीं लगा, जो सही बात भी है। आपको क्या लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो NH-44 को ओपन करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं या नहीं कर पा रही हैं? पहले तो हरमीत जी मुझे एक बार बताओ, 1 साल होने का है और अभी साल होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कब ऑन करोगे कि आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है? आप हमेशा बोलते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, है ना? तो आज जो त्राहम त्राहम हर जगह मचा है, ट्रकों की बुरी हालत है। आज स्वयं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, आज कोई भी अगर यहाँ पर चले जाए ना, ऊपर सतवारी से जमींदार ढाबा या ऊपर 4-4 घंटे लग रहे हैं, लाइनें लगी हैं, जाम है, बुरी हालत है। फेलियर है गवर्नमेंट का, मैं सीधा मुंह में बोलूंगा। टोटल क्योस मचा हुआ है, एक आम आदमी ने भी अगर जाना वो जा ही नहीं सकता। और धन है ट्रक ड्राइवर्स हमारे बेचारे जो इतने देर से फंसे हुए हैं, बेचारे किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। अपने फेलियर को छुपाने के लिए स्टेटमेंट दे दो कि दूसरे के सिर के ऊपर हम बात कर लेते हैं, कि दूसरे के सिर पर फेंक दो, हम सेफ रहे। ऐसा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, जी, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी ऑयल टैंकर के यूनियन से बात करते हैं, मेरी ऑयल टैंकर के यूनियन से बात हुई, वो कह रहे हैं हम खुद गए हैं, जो जिस प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ उन्होंने 2 से 3 JCP लगाई हुई हैं। 4 लेन है वो 1 लेन होगी हुई है, लेकिन उसको 4 लेन किस तरह से किया जाएगा? यहाँ तक कि ओनर्स, ट्रक ओनर्स ने यहाँ तक अपील की है, यूनियंस ने अपील की है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इवन स्टेट गवर्नमेंट दोनों से नहीं हो रहा तो इसको आर्मी के हवाले कर दो। पहले भी आर्मी ने इसी तरह की त्रासदियों में, आपदा में जो है हम लोगों की मदद की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, आर्मी के हाथ दे दो। दे आर नॉट सीरियस एक्चुअली। आप जब विफल हो रहे हैं, फिर आप दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, आप उनसे करो। आप स्वयं रूप में इन्वॉल्व हो जाओ ना इसमें खुद। आपको लगता है कि अगर ये है ना किंतु परंतु वाली गेम, इस पे नहीं तो उस पे ब्लेमिंग गेम है, ब्लेमिंग गेम हो रही है। दे आर नॉट सीरियस। मौजूदा सरकार, आज मुझे बताओ कहाँ सीरियस है? इतनी बड़ी एग्जांपल्स, अभी पीछे मैंने कैपेक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने देखा गया डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके हुआ। तो ये कहना कि हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये उन्होंने करना था, ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। कम ऑन द ग्राउंड में तो उतरना चाहिए 100%। अगर आपके पास आज लोगों को इतना दर्द है, लोग इतने बेचारे इतने परेशान है ना, इतने परेशान है। धन है जिगर, मैं कह रहा हूँ बेचारे ट्रक वाले। गौरव जी, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती कि उनके खाने पीने का अरेंजमेंट जो है करना चाहिए ना? तो टोटल फेलियर है ना। NGO जा रही हैं या कोई गुरुद्वारे की जो एसोसिएशंस हैं वो जा रही हैं या यूनियंस वाले जा रहे हैं? आप देखो बहुत सी संस्थाएं जो आगे आ गई हैं, इनका नहीं बनता था, सरकार नहीं आगे, मैं इनको ओनर्स नहीं लेना था, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। NGO ही आए, एसोसिएशन ही आए, सारे यही तो आप किस तरह से लेते हैं कि हर बार जब कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पावर? ऐसा नहीं होता हरमीत जी, ये मतलब ये बेतुका स्टेटमेंट 100%। आप मुख्यमंत्री ये बोल देना कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास पावर नहीं। कैपेक्स वाली मैंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्वयं रूप से उन्होंने 5th फिगर्स कोर्स कर दिया था सब कुछ। पर ये कहते हैं LG, मैंने बोला LG साहब के पास, माननीय उपराज्यपाल जी के पास तो सिर्फ होम है, स्टेट तो आपके पास है। उस समय ये बोलते काम नहीं हो, शुरू की बात कर रहा हूँ। आपकी क्षमता भी तो होनी चाहिए, आपकी भी तो क्षमता होनी चाहिए काम करने की। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि उनकी नीयत में जो है वो खोट है इस समय? नीयत में खोट नहीं, नीयत में ही उनकी नीयत ही खराब है। अगर सही माने में काम करने की, और उनमें मतलब एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए, मैंने काम करना है। ये किंतु परंतु ये बकवास वाला था मतलब कि एक आपकी काम करने की खुद विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैंने काम करना है। कैपेक्स की मैंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने क्लियर कट बोल दिया कि जहां आपका बनता था, जहां पर आपका स्वयं रूप पर आपने श्रीनगर को एट वन गो में पूरा का पूरा डिस्पर्स कर दिया, जम्मू मनहू हमने लटका दिया।
यही तो सवाल रिलीफ पैकेज के लिए भी हम देखो हम बात कर रहे हैं, वही सवाल तो रिलीफ पैकेज के लिए भी पैकेज के लिए तो अनाउंसमेंट मैंने आपको बता दिया, अभी पूरा का पूरा एक तरीके का एक बुरा। मैं आखिरी सवाल गौरव जी पूछना चाहूंगा। हमने टोल को लेकर काफी खबरें की हैं, टोल बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू में एक और टोल जो है नया लगने वाला है। हालांकि हमने सुहांजना में देखा, फिर अखनूर रोड में एक टोल जो है वो देखने को मिला, जो अखनूर के पास जो देखने को मिला। कल एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि सांबा के सुपवाल में जो है एक नया टोल प्लाजा जो है लगने वाला है। आपको लगता है वो 60 किलोमीटर का वो डिस्टेंस लखनपुर से सुपवाल का वो कर पाएगा पूरा? और फिर वही नितिन गडकरी का वो बयान कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई टोल होता है तो वो नाजायज़ होता है। और जम्मू में कितने नाजायज़ टोल हैं और क्यों चल रहे हैं, और केंद्र सरकार इस पर सवाल क्यों नहीं करती? नितिन गडकरी जी इस पर कल कहाँ पर ये चल रहा है, क्या सांबा के सुपवाल में ये खबर भी चल रही है। सीरियसली हरमीजी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल। अवेयर की बात नहीं है, अगर होता है तो सही है या गलत है, सवाल ये है। नहीं, डिस्टेंस जो एक तो मापदंड बने उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना? तो फिर लखनपुर वाला बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से पीछे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल में बोला था कि जी लखन जहां पर हमें आपके नेताजी का नाम भूल गया, जिनको लखनपुर में गिरफ्तार किया गया था। आपके बड़े नेता हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अमित शाह जी ने बोला था लखनपुर में जो है उनको गिरफ्तार किया था, और पार्लियामेंट में कहा था कि वो लखनपुर का टोल जो है वो बंद हो गया हुआ है। हालांकि वो आज भी चल रहा है। दोनों में से कोई टोल तो बंद हो जो 60 किलोमीटर की रेंज में आता है। कहीं तो नितिन गडकरी जी के बयान को जो है हम बोल सकें कि नहीं, एक यूनियन मंत्री ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं पूरे देश को और पूरे पार्लियामेंट को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर कहीं 60 किलोमीटर के अंदर कहीं देश में कहीं भी अगर इस तरह के नाजायज टोल चल रहे हैं, सब के सब बंद हो जाएंगे। देखिए, मैं बोलता हूं कि जो जस्टिस होनी चाहिए और सही तरीके से जो कायदे से कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जितना अगर बोला है कि नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए। आई स्टैंड विद द पीपल 100%। इसमें वो नहीं है कि कोई मैं इसमें कोई बहुत बड़ी परोपकार कर रहा हूँ, कायदे की बात कर रहा हूँ। हमारे जम्मू में सरोल टोल प्लाजा बोलते रहे, सरोल टोल प्लाजा, सरोल टोल, वो बोलते रहे ठंडी हुई में टोल लगा है। हालांकि वो टोल सरोल टोल प्लाजा में 2 साल लग रहा है। हरमीत जी, बात रही टोल प्लाजा की लगना और उस डिस्टेंस पे नहीं लगना चाह रहा, मतलब जो सा आप कह रहे हो, कल सांबे वाला भी कोई आप सुपवाल में लगने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो भी चीज होनी चाहिए ना, वो कायदे से कानून जो लिखा है वैसे ही होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, हवाई फायर नहीं होना चाहिए। अगर इस पर एनएचआई अपनी मनमर्जी करता है, अपनी गुंडागर्दी करता है, तो आपको लगता है बीजेपी को इस पर स्टेटमेंट देनी चाहिए? जिस तरह अखनूर रोड पर विपक्षी दल सारे गए वहां पर, लेकिन बीजेपी का कोई उस पर विरोध जो है वो देखने को नहीं मिला। आपको लगता है बीजेपी को भी खुलकर इस पर बाहर आना चाहिए? देखो, बीजेपी आप बात कर रहे हैं, बीजेपी को खुल के आना चाहिए। बीजेपी हर बार आई, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, अगर ये संभावना बनती है, लेट अस सी कि होता क्या है ग्राउंड पर, देखते हैं ना क्या होता है, फिर जो मौका होगा उस पर बात की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कई सवाल जो है वो गौरव गुप्ता जी से पूछने की कोशिश की, कुछ सवाल इनके फेवर में भी थे, कुछ सवाल इनके फेवर में नहीं भी थे, लेकिन हमने हमेशा गौरव गुप्ता जी से इंटरव्यू करने का मजा इसलिए आता है कि किसी सवाल पर ऐसा नहीं होता कि कोई अटपटा जवाब आ जाए या ये उस सवाल को काउंटर ना करें। काउंटर भी बड़े बेबाकी से और बड़े ही आसान तरीके से जनता को और हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि इसी तरह के प्रवक्ता हर एक पार्टी में हो तो हमें भी इंटरव्यू करने का मजा है, ताकि कोई हमें ये ना बोले कि ये सवाल जो है वो इररेलेवेंट है, या ये सवाल जो है आपने पूछना नहीं था, या ये सवाल पूछने का समय नहीं है। जर्नलिस्ट के मुंह पे, जहन में, माइक पे जो सवाल हुआ है वो जल्द से जल्द मेरे हिसाब से पूछ देना चाहिए। यही हमारी निष्पक्षता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका बात करने के लिए, और हर बार आपसे इंटरव्यू कर बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, और जितनी बार भी हम इंटरव्यू करते हैं काफ़ी लोग जो हैं कमेंट्स में भी जो है हमारे इस इंटरव्यू की तारीफ़ करते हैं, गौरव जी की भी बेबाकी की तारीफ़ करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे सवालों को लेकर जो जवाब हमें मिले हैं आप तक, जो हमने पहुँचाने की कोशिश की है, ये आप ही के सवाल हैं, हमारे सवाल हैं, हम सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, लेकिन सवाल सिर्फ जनता के हैं और जनता के सवाल पूछे हैं हमने। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब जो गौरव गुप्ता जी ने पहुंचाने की कोशिश की है, आपके सवालों के जवाब ज़रूर आप तक जो है पहुंचा सके होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आपको लगता है कोई सवाल रह गया हो तो उस सवाल को भी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगली बार गौरव जी हों या कोई और नेता हो, हम वो सवाल जो है ज़रूर जो है पहुँच सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।